तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग ये एक छोटी छोटी सीरीज़ बनाएंगे हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। बायोटेक के अंदर सबसे पहली चीज़ है हमारी जीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जीन टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस हो रही है और यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जीन को बताने से पहले सबसे पहले मैं एक बार डीएनए को बता देता हूँ। सही, हमारा जो डीएनए होता है वो बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होता है। डीएनए से हम बनाते हैं आरएनए। आरएनए में भी स्पेशली एमआरएनए, जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है। सारी चीज़ें प्रोटीन से ही बनती हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बॉडी के। तो इतना सा चीज़ याद रखना है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब जो भी जीन टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसके कहीं ना कहीं अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। ओके, तो फर्स्ट है जीन। जीन क्या होता है? तो हमारा जो डीएनए है, राइट, इस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो एक फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा। अब बॉडी के अंदर एक प्रोटीन तो होता नहीं है, बहुत सारे तरह के प्रोटीन होते हैं। तो बहुत सारे तरह के प्रोटीन के लिए हमारी बॉडी जो है अलग अलग कहीं सेक्शंस बनाए होते हैं उसने पूरे डीएनए के अंदर कि हाँ ये वाली प्रोटीन इस सेक्शन से बनेगी। तो सपोज़ ये हमारा जो सेक्शन है ये एक प्रोटीन बनाता है, कोई सपोज एंजाइम बनाता है। ओके, तो ये एक जीन हो गया। ओके, ये एक रूट सी लैंग्वेज के अंदर हम इसको एक जीन मानते हैं कि एक फंक्शनल प्रोटीन के, हाँ जो भी, अब इतने से हिस्से को हम लोग जीन बोल सकते थे, बट तभी बोलेंगे अगर ये जो यहाँ से प्रोटीन बनेगा ये फंक्शनल होगा, अपने आप में काम कर सकता है। अगर ये फंक्शनल नहीं है तो जितना पार्ट एक जीन का यूज़ होगा फंक्शनल प्रोटीन बनाने में उसको हम जीन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब डीएनए हमारे बॉडी के अंदर मिलता है, डीएनए से हमारा आरएनए भी बनता है। ओके, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो जेम्स वॉटसन है, जिन्होंने इसको नोबेल लॉरिएट हैं ये, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है। जो हम ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरह से डीएनए का, ये एक्चुअली डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रीक ने। अब जेम्स वॉटसन की डेथ हो गई है, इसकी वजह से ये चीज़ दोबारा न्यूज़ में आई है। ओके, ठीक है। तो अब एक डीएनए के अंदर कुछ कुछ पार्ट होते हैं जहाँ से एक फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है, उसको हम बोलते हैं जीन। अब ऐसी टोटल जितनी भी जीन बन सकती हैं बॉडी के अंदर, उस पूरे हिस्से को बोलते हैं जीनोम। ऑल सेट ऑफ जीन्स जितनी भी बन सकते हैं उस सारे पार्ट को मिला के बोलते हैं जीनोम। कि हमारा जीनोम कितना है? इतना बड़ा है, क्योंकि इसी के अंदर हमारी सारे के सारे जीन आ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन यूज़ होती है वो उस जीन से ही निकल के आएंगी। ओके, अब ये डीएनए जो है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स बने होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं इस तरह से, कुछ डीएनए के पार्ट बने होते हैं। ये इसके अंदर क्रोमोसोम में हमारा डीएनए ऐसे ऐसे बना होता है। ओके, तो अब क्रोमोसोम होता है कि वो डीएनए को हमने जो प्रिजर्व करके रखा वो इस शेप के अंदर बना के रखते हैं। ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होता है। ओके, जब भी हमको किसी भी पार्ट की ज़रूरत होती है तो ये क्रोमोसोम का जैसे ये स्ट्रक्चर है इस तरह से, तो ये यहाँ पे हमारी मशीनरी अटैच हो जाएगी और वो एमआरएनए बना देगी। ओके, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम के सेट होते हैं हमारे, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है 23 पेयर्स। ओके, ह्यूमंस के अंदर होते हैं 26 पेयर। ज़रूरी है सब में ही इतने हो। जैसे लेट्स से डॉग के अंदर 39 पेयर्स होते हैं, 39 पेयर्स। ओके, मैंगो के अंदर 20 पेयर्स होते हैं। इस तरह से ये वेरी कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है गैमीट। अब गैमीट के बारे में जानने से पहले लेट्स सी गैमीट होता क्या है। गैमीट एक्चुअली जैसे सी फीमेल बॉडी और मेल, अब इनके अंदर से जब फर्टिलाइजेशन होता है, इधर से मेल से आता है स्पर्म और फीमेल से आता है एग। ये दोनों फ्यूज़ होते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, एंड बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट एक सेल होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स हैं, एज आई टोल्ड अर्लियर। तो 23 पेयर्स के अंदर से स्पर्म के अंदर 23 होते हैं, 23
एग के अंदर होते हैं, दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम बनते हैं, दैट मीन्स 23 पेयर्स। ओके, 23 पेयर्स के लिए 23 जो हैं वो मैन के उधर से आएंगे स्पर्म से, एंड 23 जो है एग से आएंगे फीमेल के, और ये मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के अंदर 23 पेयर्स ऑफ नॉर्मल एक आ गया। तो जो हमारा नॉर्मल बॉडी सेल होता है उसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं, बट जो गैमीट होता है इसके अंदर उनका हाफ होता है, ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर बनाने के लिए एक एग का फर्टिलाइज करने के लिए एग से 23 क्रोमोसोम आने ज़रूरी है। ये तो हो गया हमारा गैमीट का। ओके, गैमीट जो है हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे गैमीट्स होते हैं, जिससे फ्यूज़ होके एक जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और अल्टीमेटली एक नॉर्मल सेल बन पाता है। ओके, ये देखो, गैमीट इज़ द मैच्योर रिप्रोडक्टिव और सेक्स सेल दैट कंटेन्स अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन, हाफ नंबर। नॉर्मल जो हमारा बॉडी होते हैं उसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं, दैट मीन्स 2n, 23 पेयर्स। और जो 46 दैट मीन्स ये हमारा 2n नंबर हो गया। और अगर सिर्फ 23 है इसको बोलेंगे n। तो n और n दोनों के दोनों मिलके 2n बना देते हैं जाइगोट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है जीनोम सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या होता है कि जो हमारा पूरा डीएनए है या कोई जीन है, सपोज ये हमारा पूरा डीएनए है जिसके अंदर हमारे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं, A, T, C, G, यही होते हैं डीएनए के अंदर। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये चारों ही अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं, राइट। लगातार ए भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, C भी हो सकता है, G भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस अरेंजमेंट को, कि ये अरेंजमेंट है क्या, इस अरेंजमेंट को चेक करने के लिए हमको सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है कि हाँ कौन सा ए लगा हुआ है, कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे ए है, कौन सी पोजीशन पे टी है, कौन सी पे सी है, कौन सी पे जी है। ये सारा का सारा जीनोम सीक्वेंसिंग का पार्ट होता है। ओके, अब देख लेते हैं जीन एडिटिंग। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी जीन्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज़ डेवलप होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, ये यूजुअली तो म्यूटेशंस वगैरह की वजह से हो जाती हैं, राइट। या कोई हमारी जीन के अंदर ही प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है। तो हम लोग जीन एडिटिंग की एक प्रोसेस हमने डेवलप की है जहाँ पे हम जीन को एडिट करते हैं ताकि जो भी पार्ट हमारा ख़राब था, सपोज़ ये पूरे के पूरे डीएनए के अंदर दिस पार्ट वाज बैड या डैमेज, ठीक है, तो हम जीन एडिटिंग के थ्रू इस पार्ट को यहाँ से हटाते हैं और एक नॉर्मल पार्ट को लाके इसके अंदर अटैच कर देते हैं, जिससे जो भी हमारी बीमारी डेवलप होनी होती है या हो चुकी होती है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अब इस जीन एडिटिंग के अंदर जो मैंने ये बताया कि पार्ट को काट के निकालते हैं, इस काट के निकालने वाली प्रोसेस के लिए हमको चाहिए कुछ ऐसे सीजर्स, कैंची, जो कट करेगी डीएनए को, वहाँ से रिमूव करेगी एंड दूसरे पार्ट को लाके पेस्ट करेगी। उसके लिए हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको बोलते हैं CRISPR-Cas9। ओके, CRISPR-Cas9, ये एक्चुअली ऐसी बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे टैलेंस होता है, न्यूक्लियसेस वगैरह होते हैं, बट उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी CRISPR-Cas9 की है। इसलिए एक ये रेवोल्यूशनरी टेक्निक है जिसकी वजह से हम जीन एडिटिंग को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज अमाउंट में कर सकते हैं कि कितना पार्ट हमको कट करना है और वहाँ पर कौन सा जीन ला के अटैच करना है। ये आज तक इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था जितना CRISPR-Cas9 के डिस्कवर होने के बाद से हो गया है। तो CRISPR-Cas9 ये सिर्फ एक जीन एडिटिंग टूल है जो कि कट करता है, पेस्ट करता है। अब यहाँ पे क्या किया है कि एक मायोस्टेटिन जीन को हमने लैम्प के अंदर एडिट किया है, जिसकी वजह से हमारे लैम्प जो होते हैं उनकी मसल ग्रोथ इंक्रीज़ हो गया बाय 30%। ये पहले यूरोपियन ब्रीड्स के अंदर मिलता था, बट अब इंडियन ब्रीड के अंदर इन्होंने डाल के डेवलप कर दिया है। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने ये वाली रिसर्च की है। अब इसमें क्या है कि कोई फ़ॉरेन डीएनए डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो नॉर्मल डीएनए था उसी के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया और उसमें दूसरा पार्ट ऐड कर दिया, दैट इज़ इट। ये सिंपल सा इसको रिपेयर कर दिया और ये ठीक हो गया। अब जीन एडिटिंग या जीनोम एडिटिंग ये एक ही बात होती है, इसके अंदर बस जो हमारी डीएनए सीक्वेंस है उनको चेंज कर देते हैं किसी एक या एक से ज़्यादा जगह के ऊपर। ओके, अब टाइप ऑफ जीनोम एडिटिंग के अंदर दो तरह की यूजुअली होते हैं, ऑल्दो ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, काफ़ी डीप होता है, बट स्टिल हम बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो टाइप ऑफ जीन एडिटिंग के अंदर एक होते हैं सोमेटिक जीनोम, एक होते हैं जर्म लाइन जीनोम। जर्म लाइन के अंदर हम जो सेक्सुअल गैमीट्स हैं, राइट, जो एक जनरेशन से दूसरे में जाने वाले हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं। अभी हमने देखा स्पर्म एंड एग,
इनके अंदर चेंजेस करते हैं जो कि एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में जा सकते हैं। बाकी सारे के सारे, अब जैसे आपका हाथ है, आपका हाथ कट जाता है और जब आपकी शादी होती है तो आपके बेबी का हाथ नहीं कटाएगा, राइट? क्योंकि बेबी का हाथ वो डिपेंड ही नहीं करता कि आपको हाथ कटा हुआ है नहीं कटा हुआ है, क्योंकि वो सोमेटिक जीनोम जो है वो उसके अंदर चेंजेस हुए हैं। जर्म लाइन जीनोम में कोई वो नहीं था, बिकॉज आपका बचपन से ऐसा नहीं था कि हाथ नहीं है, बचपन से तो हाथ था, अब नहीं है, राइट? वो बाद में कट गया है, जो भी सिचुएशंस थी उसकी वजह से, ओके? तो वो आगे बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट जर्म लाइन के अंदर जब कुछ चीज़ होती है, जैसे सपोज़ डायबिटीज़ होती है, राइट? जो पेरेंट्स से बच्चे की तरफ ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो वो वाली चीज़ें जो होते हैं वो जीनोम जर्म लाइन के अंदर चेंजेस करना पड़ता है। तो अब तक ऐसा ही था कि जो भी जर्म लाइन के अंदर चीज़ें चली गई हैं वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, बट अब हम जीनोम एडिटिंग के थ्रू उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं कि पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर वो चीज़ें ट्रांसफ़र ना हो, अगर कोई ऑलरेडी डिजीज़ है जो कि फैमिली में रन करने लग रही है। तो टेक्निक्स इसमें देख लो, अभी हमने देखा क्रिस्पर कैस9 ये बेस्ट है, ठीक है? इसके अलावा जिंक फिंगर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ डीएनए और आरएनए, और एजिस का मतलब होता है कटिंग, जो डीएनए और आरएनए की कटिंग करते हैं उनको न्यूक्लियसिस बोलते हैं। इसमें जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टैलेंस और एंडो न्यूक्लियसिस वगैरह, ये सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। यूपीएससी के अंदर अगर कभी पूछा जाएगा या किसी और एग्ज़ाम के अंदर भी, तो वो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, जिंक फिंगर न्यूक्लियस या टैलेंस या क्रिस्पर कैस9 आर रिलेटेड टू व्हाट, ओके? या फिर इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो। वैसे प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है पढ़ने में, तो अगर वैसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट एग्ज़ाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस होता क्या है, क्रिस्पर कैस काम क्या करता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। एप्लीकेशन देख लो, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी का यूजुअली इस तरह की शेप होती है, सर्कुलर होती है और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे राउंड सा होता है नीचे ऊपर, ओके? अब नॉर्मल सेल्स की ये होती है आरबीसी। सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को है तो उनकी जो आरबीसी की शेप है वो इस तरह से हो जाते हैं, सिकल की शेप की, ओके? जिसकी वजह से अब आरबीसी के अंदर हमारे होता है हेमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैप्चर करके रखता है, और ऑक्सीजन कैप्चर करता है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो कैप्चर कर पाएगा उतनी हमारी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइट? बट सिकल सेल के अंदर क्या है कि हमारे पास स्पेस कम है, ओके? स्पेस कम होने की वजह से इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, और ये लोग ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, ज़्यादा भाग नहीं सकते, मतलब ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास इतना ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये अफ्रीका के अंदर बहुत कॉमन होता है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये हमको मलेरिया से बचाता है। अब ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है। ये देखो, मलेरिया जो होता है वो हमारे आरबीसी के अंदर ही आके सेटल कर जाता है, कि प्लाज्मोडियम जो होता है। अब आरबीसी की शेप जब इस तरह की हो जाती है हमारी, तो मलेरिया इसके अंदर आके रह नहीं पाता। तो जो सिक्कल सेल वाले होते हैं उन लोगों के लिए काइंड ऑफ बेनिफिट हो जाता है कि थैंक गॉड उन्हें सिक्कल सेल था, जिसकी वजह से उनको मलेरिया नहीं हुआ, क्योंकि मलेरिया काफ़ी फेटल डिजीज़ है अफ्रीकन रीजन के अंदर। तो जिनकी नॉर्मल आरबीसी होते हैं उनको मलेरिया हो सकता है, तो वो लोग एक्सपायर भी कर सकते हैं। बट अगर किसी की सिक्कल सेल एनीमिया वाली कंडीशन है तो उसके अंदर मलेरिया का जो पैरासाइट है वो उसके अंदर आके नहीं रह सकता, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। वैसे ही हमारे और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस के केस के अंदर यूपीएससी के अंदर हम एक ट्रिक भी यूज़ करते हैं, अगर वो जैसे बिल्कुल मतलब रिलेटेड ही नहीं है उस चीज़ से, तब कहीं ना कहीं आप चांस ले सकते हो कि उसको हटा दो। बाकी तो एप्लीकेशंस तो किसी चीज़ से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, यू कैन नॉट डिनाई इट, राइट? तो 99% केसेस के अंदर हम लोग मानते हैं कि एप्लीकेशंस तो जो भी लिखा है वो पॉसिबल हो गई, ओके? अनटिल अनलेस वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रारी नहीं है तो, राइट? जैसे वो बोलता है कि जीनोम एडिटिंग से प्रिसाइज मेडिसिन बनाना इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। और तो बेशक हमने प्रिसाइज मेडिसिन के बारे में ना पढ़ा हो जीनोम एडिटिंग में, बट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपको इतना से ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीप जाएंगे तो फिर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि हाँ एप्लीकेशन में लिखा है कि हाँ मेडिसिन से रिलेटेड है, जीन एडिटिंग इसी चीज़ का काम करते हैं, तो हो सकता होगा, सीखता है, ओके? ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जैसे बायोफ्यूल बनाना है, कोई एक बैक्टीरिया है वो सिर्फ सपोज़ 10 लीटर फ्यूल प्रिपेयर करने लग रहा है, बट अगर हम जीनोम एडिटिंग से उसके अंदर एक्स्ट्रा जीन डाल देते हैं जो ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, वो 10 से 20 लीटर तक प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम जीन एडिटिंग से ईजिली कर सकते हैं। अब एक ये वाली चीज़ है, जैसे बिरसा 101, आपसे ये पूछा जाएगा बिरसा 101 वॉज रिसेंटली इन न्यूज़।
इसका बताओ ये है क्या। तो इसमें सिंपल से यही पूछा जाएगा कि ये क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी है। ओके, विजन के अंदर या ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग उसको इतना ग्लोरीफाई करके दिखा देते हैं, फर्स्ट इंडिजीनस। अरे यूपीएससी कभी पूछता है कि ये फर्स्ट इंडिजीनस है, मतलब ये हर दूसरी चीज़ को आप देखोगे इसके अंदर हर दूसरी चीज़ को फर्स्ट इंडिजीनस है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन दिल्ली ऐसे करके बता देते हैं। तो हमको लगता है कि शायद इंपॉर्टेंट होगा यार, तो फर्स्ट चीज़ है। अरे हर फर्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, राइट। तो कोई सेंसिबल बात होनी चाहिए उसके ऊपर, तभी जाके उसको याद करने की ज़रूरत है। तो आपको बिरसा 101 क्या है, ये जीन एडिटिंग थेरेपी जो कि क्रिस्पर बेस्ड है। क्रिस्पर भी हमने देख लिया कि किस तरह से काम करता है। तो क्रिस्पर बेस्ड फर्स्ट जीन एडिटिंग थेरेपी है बिरसा 101, जो कि किस लिए बनाई है, सिकल सेल डिसऑर्डर के लिए। ओके, सिकल सेल के लिए। सिकल सेल के बारे में अभी जैसे बताया, ये हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर से म्यूटेशन हो जाती है हेमोग्लोबिन के जीन के अंदर, तो इससे सिकल शेप्ड आरबीसी बन जाते हैं इस तरह की, राइट। इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली ब्लड की कमी रहती है और लोग ज़्यादातर मर भी जाते हैं। तो इंडिया के अंदर भी ऐसी सिचुएशन मिलती है और इंडिया का टारगेट जो है वो 2047 तक एलिमिनेट करने का है सिकल सेल डिजीज़ को। बिरसा 101 के बारे में भी अगर हम देखें तो बिरसा 101 CSIR IGIB ने डेवलप किया है, ठीक है। ये भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे इसका बिरसा 101 रखा है क्योंकि उनकी 150th जो है बर्थ एनिवर्सरी थी। ऐसे ही एक कोलकाता बेस्ड बॉस इंस्टीट्यूट है जिन्होंने Cas9 ये Cas9 करके वो डेवलप किया है। क्रिस्पर कैस का ही एक मॉडिफिकेशन है, जहाँ पे क्रिस्पर कैस जब कटिंग करता है ना तब ये ग्लो करेगा। तो आपको फिर जो हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं या फिर उसमें माइक्रोस्कोप्स वगैरह के अंदर आप एक्चुअली उसको देख सकते हो कि हाँ कि वो सही साइड पे कट कर रहा है नहीं कर रहा है। यू कैन सी इट थ्रू योर आइज़। इसके अंदर लूसीफरेज फ्रेगमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, डीप सी श्रिम्प से लिया है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये है Cas9 एक टाइप ऑफ क्रिस्पर Cas9 ही है जहाँ पे वो जब भी कटिंग वटिंग परफॉर्म करता है तो ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ओके यहाँ पे कटिंग हो रही है, बस इतना वो ग्लो करता है। ये लूसीफरेज जो है आपने फायरफ्लाई सुना होगा, जुगनू जिसको बोलते हैं। फायरफ्लाई के अंदर लूसीफरेज एंजाइम होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं, जो लाइट एमिट करता है वो लूसीफरेज की वजह से करता है। नेक्स्ट है एपिजीनोम एडिटिंग। एपिजीनोम एडिटिंग, इसके अंदर हम एपिजीनोम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो एपिजीनोम होता है कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म दैट कैन ऑल्टर जीन एक्सप्रेशन। सिंपल, कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स। जैसे आपके डीएनए था, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से आपकी प्रोटीन बननी चाहिए। तो अगर आपको पता चल गया कि आपके डीएनए में क्या है, उससे आप एमआरएनए डिटर्मिन कर लोगे कि हाँ एमआरएनए ऐसा बनेगा, ये तो हमको पता ही है। और एमआरएनए अगर ऐसा है तो प्रोटीन क्या बनेगा वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जब 2000s के अंदर स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी यही आइडिया था कि हम डीएनए की एक बार सीक्वेंसिंग कर लेंगे कि हमको प्रॉपर डीएनए पता चल जाएगा तो हम एमआरएनए डिटर्मिन कर सकते हैं कि एमआरएनए कैसा होगा। और अगर एमआरएनए पता चल गया तो हमको प्रोटीन पता चल जाएगा। तो सारी की सारी जो बीमारियाँ हैं, ठीक है, उन सब का तोड़ निकाल लेंगे कि हाँ ये कैसे ठीक की जा सकती है। बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने डीएनए को तो आइडेंटिफाई कर लिया, आरएनए को जब करने लगे तो देखा कि डीएनए जैसा बन रहा है वैसा सेम आरएनए बन नहीं रहा है। ओके, डीएनए से सपोज मैंने एक 50,000 न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस निकाल ली, बट जब आरएनए चेक किया, आरएनए के अंदर 48,000 के अराउंड कुछ आ रहा है। तो ये 2,000 जो कटे हैं, कहाँ से कटे हैं, क्यों कटे हैं, क्या हुआ था, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो एपिजीनोम एडिटिंग में क्या होता है, ये बाद में हमको पता चला कि एपिजीनोम के अंदर जो बॉडी है, बॉडी अपने आप कुछ पार्ट्स को साइलेंस करने की कोशिश करती है, उसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, ठीक है, जीन साइलेंसिंग। इसके अंदर बॉडी जो है आरएनए से एमआरएनए में इसमें कुछ मिथाइलेशन करती है। ये मिथाइलेशन के अंदर कुछ पार्ट के ऊपर ऐसे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देगी, ठीक है, ताकि बाहर से दूसरे जो कुछ मैकेनिज़म्स वगैरह आते हैं, अटैच होते हैं और वो इस पार्ट को कट कर देते हैं कि हाँ ठीक है डीएनए के अंदर से ये आया है बट आरएनए में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली जो डीएनए था, डीएनए के बाद फिर आरएनए के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो कि हमको नहीं पता था कि ये पॉसिबल थे। ओके, तो ये जैसे जीन साइलेंसिंग हो गया, मेथिलेशन हो गया, एडिनाइलेशन हो गया, ये सारे अलग अलग तरह के हमारे एपिजीनोम सीक्वेंसिंग के एडिटिंग के कुछ तरीके होते हैं जो बॉडी एम्प्लॉय करती है।
एक जैसे आप सपोज मिलिट्री के अंदर, तो मिलिट्री के अंदर हम अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे सपोज 20 हमने सोल्जर्स एक जगह सेंड किए हैं, तो वो सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं कि 20 सोल्जर्स जाने लग रहे हैं। बट क्या होगा कि 10-20 सोल्जर्स हम लोग एक्स्ट्रा नीचे टनल से ले आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जाने के बाद दे वर एक्सपेक्टिंग 20 सोल्जर्स, बट नाउ दे हैव 40 सोल्जर्स टू फाइट विद। ओके, तो ये इस तरह की टैक्टिक्स वगैरह खेले जाते हैं ताकि किसी को पता ना चल पाए कि हाँ एक्चुअल में होना क्या है। तो बॉडी भी ऐसे डिफरेंट डिजीज़ वगैरह से बचने के लिए, डिफरेंट तरीके का इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए ये सब करती है कि डीएनए जितना था डिजीज़ को लगेगा कि ओके पैरासाइट को कि इस तरह की आरएनए बनने वाला है, बट बॉडी चेंज कर देती है बीच में कि ऐसा नहीं, थोड़ा सा हट के आरएनए बनेगा। अब आरएनए हट के बनेगा तो प्रोटीन बिल्कुल ही डिफरेंट बन जाएगा। तो आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि भाई ये प्रोटीन बना कैसे, डीएनए में तो ये बनना था, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एपिजीनोम एडिटिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएम क्रॉप्स। तो नीति आयोग के कुछ मेंबर ने कहा है कि हमको जीएम क्रॉप्स जो है ना एडिबल ऑयल्स के अंदर, जैसे पाम ऑयल वगैरह उसके अंदर यूज़ कर लेनी चाहिए, या फिर धारा मस्टर्ड जो हमारी मस्टर्ड के ऊपर थी ना, जीएम मस्टर्ड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई थी, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इससे हमारी सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि उससे हमारा मस्टर्ड का प्रोडक्शन या फिर पाम ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन बहुत हाई हो सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जीएमओ अलाउड ही नहीं है हमारे उसके अंदर, बॉडी के अंदर, मतलब कंजम्पशन के अंदर। सिर्फ एक जीएम क्रॉप अलाउड है, एंड दैट इज़ बीटी कॉटन। अब कॉटन हम कंज्यूम नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, बस पहनते हैं, इसलिए कॉटन अलाउ कर दिया था कि भाई उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल था बिना जीएम कॉटन के सरवाइव करना, क्योंकि जो हमारी कॉटन बॉलवॉर्म था, पिंक बॉलवॉर्म, वो बहुत मेजर एक डिजीज़ बन चुका था, और उससे बचने के लिए बीटी को यूज़ करना ही सबसे इम्पोर्टेंट एक डिसीज़न लगा था। तो ये वाली चीज़ देखते हुए हमने बीटी कॉटन अलाउ कर दिया था, बट बीटी कॉटन के अलावा कोई और हमने अलाउ नहीं किया। अब जीएम क्रॉप होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है ना हम आर्टिफिशियली ऑल्टर कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम उसको जैसे अभी बताया, अपने ही जीनोम को कट करके इसके अंदर एक दूसरा लैब के अंदर ग्रो करते हैं छोटा सा पीस, और उसको अटैच कर देते हैं। या फिर जैसे सपोज़ ये वाली साइड है, ये ख़राब था, तो हम इसकी जगह ठीक वाला पार्ट आके अटैच कर देंगे, बस इससे काम चल गया, हमारा इसके अंदर एडिट भी हो गया और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बन गया। बट एक वर्ड होता है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक्स में हम क्या करते हैं, सपोज़ ये वाला पार्ट ख़राब था, तो हम दूसरा पार्ट जो है वो किसी बैक्टीरिया से लेके आए। जैसे बीटी कॉटन के अंदर हमने बीटी एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, यहाँ से हम एक जीन निकाल के लेके आते हैं, जो कि कॉटन के अंदर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक, जहाँ पे किसी और डिफरेंट स्पीशीज़ से ही हम डीएनए की सीक्वेंस ले आए हैं, जिसको हमने अटैच कर दिया है और अपने नॉर्मल डीएनए के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो जैसे बीटी कॉटन कंटेन्स अ जीन फ्रॉम बैक्टीरियम, तो वन और मोर डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अनदर स्पीशीज़ अगर आता है तो उसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं। ओके, और जीएम क्रॉप्स वो होते हैं जिसके अंदर हम जीन के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, चाहे हम बाहर से लेके आ रहे हैं, चाहे अपने आप और आर्टिफिशियल लेवल पे करने लग रहे हैं, वो सारा का सारा जीएम क्रॉप हो जाता है। तो जीएम क्रॉप में भी थोड़ा सा डीप जा सकते हैं, तो देख सकते हैं कि या तो खुद भी हो सकता है या बाहर से भी लाके हम डाल सकते हैं। अब इंडिया का स्टेटस देख लो, बीटी कॉटन ओनली जीएम क्रॉप है जो कि अप्रूव्ड है कल्टीवेशन के लिए। बीटी ब्रिंजल जो है वो जीईएसी ने क्लियर तो कर दिया था, बट एक्चुअली अभी कमर्शियल कल्टीवेशन हो नहीं पाया है, अभी रोक रखा है। और सेंटर ने जो है कंडीशनली अप्रूव कर दिया था जीएम मस्टर्ड को, जो कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये इसका नाम है DMH11, इसको रिलीज़ करने के लिए बोल दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके अप्रूवल के ऊपर रिव्यू लगा रखा है कि नहीं, अभी रुको, पहले हम लोगों को प्रॉपर चेक करने दो कि ये सेफ़ है या नहीं निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख लेते हैं जीएम क्रॉप्स का इंडिया के अंदर। एक तो फसाई है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। फसाई ऑब्वियसली फूड से रिलेटेड कुछ काम करता है, तो जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा उसमें फसाई तो आएगा ही। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, इसके अंदर भी यही सारी चीज़ें, एक रिव्यू कमेटी वगैरह होते हैं जो चेक करते हैं। स्टेट के भी अपने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी होते हैं, वो सब ठीक है। ये देखो, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस, SDN, ये अभी हमने देखा था। न्यूक्लियस क्या होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड मतलब RNA या DNA को कट करते हैं। तो एक साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस विदाउट यूजिंग DNA, SDN 1, 2, 3, ये
बहुत अननेसेसरी चीज़ है, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मेरा तो मन है कि मैं इसको समझाऊँ भी ना आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है बिल्कुल भी। ये अननेसेसरी आपके दिमाग के अंदर कुछ फैक्ट्स घुस जाएंगे जिससे आपको और डर लगेगा कि यार साइंस में तो बहुत डिफ़िकल्ट न्यूज़ आते हैं, कैसे याद करें, समझ नहीं आ रहा। तो इसको हम स्किप ही कर देते हैं, इसकी आपको नीड ही नहीं है। आपको बस न्यूक्लियस के बारे में पता है तो आप अपने आप मैनेज कर लोगे, क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट आता ही नहीं है साइंस में। ओके बस ये देख लो कि SDN1 एंड SDN2 टाइप की जो हमारी एडिटिंग है उसको अप्रूव कर रखा है, इसकी भी होल दो ज़रूरत नहीं है। GEAC के बारे में देख लो, इसके बारे में पूछा जा सकता है। GEAC जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये होती है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, स्टैट्यूटरी है तो कोई एक्ट होगा, कौन सा एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अंदर बनाया था, जिसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या GMOs वगैरह से रिलेटेड काम होता है उनका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, यूज़, मैन्युफैक्चर सब कुछ यही देखती है। इसकी तरफ से जब तक ओके नहीं आता तब तक हम उसको मार्केट में कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है, हेडेड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर्स, ठीक है, यही सारा का सारा काम करती है। बस इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, या ये क्या काम करती है, या ये कौन से एक्ट के अंदर आती है, सिंपल। ऐसे ही देखो जीनोम एडिटिंग राइस भी है हमारे पास, ठीक है। अभी देखो इंडियाज़ फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी, अरे ठीक है, क्या करें, DRR राइस 100, पूसा DST, कितना छोटी छोटी चीज़ों को रटवाने की कोशिश की जा रही है जो कि कभी पूछी भी नहीं जाती है, ठीक है। इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो जीनोम एडिटिंग जो राइस है, इसके अंदर ख़ास बात ये है, बस इतना सा कि ये जो 2 वेराइटीज़ जो डेवलप की हैं इसके अंदर कोई फॉरेन DNA नहीं है, मतलब ये ट्रांसजेनिक्स नहीं है, इसलिए रिलेटिवली सेफ़र है यूज़ करने के लिए, और इसलिए इनको हम GM क्रॉप्स भी नहीं मानते हैं, ओके। नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हमारा इंडिया का अलग अलग जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं उसके लिए हमने वो किया है। आपने देखा होगा कि हाँ, अलग अलग तरह के हमारे यहाँ पे जीनोम होते हैं कि किसी की हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, किसी की ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, किसी के बाल काले हैं, किसी के ब्राउन है, किसी की आँखों का कलर कुछ है। तो इस तरह की इतनी सारी वेरिएशंस जो ह्यूमन जीनोम के अंदर मिलती हैं, क्योंकि DNA तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इतनी वेरिएशंस क्यों है, क्योंकि वो छोटे छोटे से एक अगर न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस हो जाता है तो भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो वो सब लोगों को दिखता है कि हाँ, आप तभी पहचान पाते हो एक बॉडी से दूसरी को, नहीं तो हम सब के सब अगर बैक्टीरिया के तरह होते तो बैक्टीरिया का कोई ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ ये वाला मेरा बैक्टीरिया है, ये वाला किसी और का बैक्टीरिया है, जब तक कि वो सेम स्पीशीज़ के हैं। अगर स्पीशीज़ अलग होंगे तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बट ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा जीनोम होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल ऑलमोस्ट अलग ही होता है, ओके। और उन अलग अलग इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग DNA प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, वो भी अभी आगे आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ये जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, जिसने कोलैबोरेट किया है 20 इंस्टीट्यूशंस के साथ, और एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटलॉग बनाई है जेनेटिक वेरिएशंस की। मतलब एक इसने प्रॉपर एक बुकलेट बनाई है कि किस किस तरह की वेरिएशंस मिल सकती है इंडियन पॉपुलेशन के अंदर, ओके। सिंपल, इसका डेटा जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में IBDC करके इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, जिसके अंदर हमने डेटा सेव करके रखा है। ऐसे ही अलग अलग और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वही जैसे मैंने बताया एक रैट रेस की तरह शुरू हो गया था कि हर किसी को जीनोम को सीक्वेंस करके रखना है, हर किसी को ये निकाल के रखना है कि क्या क्या जीनोम है इंडियन पॉपुलेशन में। यूरोपियन वाले यूरोपियन के लिए लगे हुए हैं, अमेरिकन वाले अमेरिकन के लिए, हर तरह के लोग लगे हुए हैं। इवन पैन एशिया भी चलता है, पैन अफ्रीका भी चलता है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के। तो वैसे ही एक CSIR का अपना इंडिजन प्रोग्राम है। आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो कि DBT का है, वैसे ही इंडिजन प्रोजेक्ट जो CSIR का है। तो इन दोनों को ऐसे फ्लिप कर देंगे कि इंडिजन जो है DBT का है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी देखो वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, ठीक है, ये DBT का था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने बात की थी, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलके 10-20 साल तक इसके अंदर ये काम किया था कि हम पूरे ह्यूमन के जीनोम को मैप कर लेंगे ताकि हम डिजीज़ आइडेंटिफाई कर सकें। वैसे ही एक 100,000 जीनोम प्रोजेक्ट भी है इंग्लैंड का, और ऐसे ही इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट। हैप का मतलब है हैप्लॉइड,
हैप्लॉइड वही जैसे मैंने बताया 46 जो हमारे क्रोमोसोम था उनको बोलते हैं 2n, दैट इज़ डिप्लॉइड या डाइप्लॉइड। और वैसे ही इसका 23 हो जाएगा हाफ, जो कि हमारे गैमेट्स के अंदर मिलता है, उसको बोलते हैं n, दैट मीन्स हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड सेल्स का प्रॉपर मैपिंग करेंगे पूरी की पूरी, और जिससे हम निकाल सकते हैं अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, ये सारे के सारे अलग अलग एंसेस्ट्रल ग्रुप्स वगैरह को सर्च करेंगे। इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ देना। बस हाँ ये है कि नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ओके। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी सिंपल एक यही था कि हमको सबसे पहले तो आपको इसके एप्लीकेशंस का याद रखना है कि हम किसी भी एक वेक्टर की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो वेक्टर बोर्न डिजीज़ वगैरह ना फैलाए, जैसे मस्कीटो हो गया या कोई पेस्ट वगैरह हो गया जो हमारे प्लांट्स वगैरह पे अटैक करने लग रहे। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये मॉडिफाई करता है जीन्स को टू ऑल्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब मैं इसके बारे में अगर आपको समझाऊँ तो सपोज़ हमारी बॉडी के अंदर इतने सेट ऑफ जीन था, 1 2 3 4 5, ओके। अब इसमें क्या हुआ, जब भी किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो कभी ये जा सकता है, कभी ये जा सकता है, कभी ये जा सकता है, कभी ये जा सकता है। कोई भी जीन कभी भी जा सकती है, हमको नहीं पता कौन से कब चली जाए, राइट। तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया है कि ये जो अलग अलग वेरिएशंस जा सकते हैं ना, उसको कट करके हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर सूट ऑफ जीन्स, ठीक है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि ये पास होगा तो ठीक है। जैसे मान लो मस्कीटो था मलेरिया का, तो मलेरिया के उसको ट्रांसफ़र करने लग रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम वगैरह को हमारे उसमें ब्लड में डाल देता है। तो हम क्या करेंगे कि उसकी एक जीन को मॉडिफाई कर देंगे जिसकी वजह से मलेरिया की जो वेक्टर की पॉपुलेशन है वो ख़त्म ही होती चली जाएगी, धीरे धीरे मस्कीटो वैनिश ही हो जाएंगे, या फिर उनकी जो डिजीज़ कोजिंग कैपेबिलिटी थी उसको रूइन कर देते हैं, वो फिर हम लोगों को डिजीज़ ही नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। तो इस तरह से किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाकी सारे को रोक सकते हैं। इन सारे पार्ट को हमने रोक लिया कि भाई आप लोग नहीं जाओगे, सिर्फ ये जाएगा। तो हमने अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर लिए ताकि हम लोगों का नुकसान ना हो, ओके। अब एक चीज़ थी ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। ऑर्गन ऑन चिप के अंदर हम लोग यूजुअली मिमिक करते हैं ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट को। ये बेसिक लेवल पे हम लोगों को अगर स्टडी करनी है, सपोज़ मुझे चेक करना था कि हमारे ये वाला अगर मैंने नया सेल बनाया है ये ह्यूमन बॉडी में किस तरह से काम करेगा नहीं करेगा, तो मेरे को इसको पहले ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। और बाई चांस इसने काम नहीं किया तो फिर हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने एक लाइव ह्यूमन के ऊपर चेक किया इसको और इसने ये फेल हो गया और उस ह्यूमन को नुकसान हो गया। तो हम क्या करते हैं कि आजकल एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है कि जिसकी वजह से हम ये वाले सेल को टेस्ट करने के लिए एक चिप बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये सेल डालेंगे और इस सेल को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कि इसको लगेगा सपोज़ ये किडनी सेल है तो इसको लगेगा कि जी मैं किडनी के अराउंड ही हूँ, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम कर सकता हूँ। तो ये प्रॉपर काम करेगा और हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी फंक्शनिंग से किडनी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। तो ये हमको अलग अलग दवाइयाँ टेस्ट करने में या सेल को टेस्ट करने में या फिर उसके अंदर कुछ हमने एडिटिंग किया उन सब चीज़ों को चेक करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ओके। माइक्रो स्केल सिस्टम होता है यूज़ टू मिमिक द ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट। उसको लगता है कि मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ही हूँ और ये कल्चर सिस्टम छोटे से लेवल पे हम पेट्री डिश वगैरह छोटे से जो होते हैं लैब के अंदर उसी में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं और इससे हमको पता चल जाता है कि ये बॉडी के अंदर किस तरह से एक्ट करेगा, ओके। बेनिफिट क्या है इसके, ये ह्यूमन रेलेवेंट एथिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर एक्यूरेट ड्रग टेस्टिंग या डिजीज़ मॉडलिंग या पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आरएनए साइलेंसिंग। अब फिर से वही एक बात रिपीट करता हूँ मैं, पहले डीएनए था, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो सपोज़ आपको पता है कि आपके डीएनए के अंदर एक इस तरह का डिजीज़ वाला पार्ट है जो कि एक्टिव हो जाता है तो फिर वो आपको नोज़िया आता है या फिर सपोज़ उल्टी वगैरह आने लग जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या करते हो कि आप अपने बॉडी के अंदर एक दवाई लेते हो जो कि आरएनए साइलेंसिंग की होती है और जब ये डीएनए से आरएनए बनता है तो वो दवाई आके यहाँ पे बाइंड कर जाती है आरएनए के ऊपर और इसको रोक देती है। इससे फिर आगे प्रोटीन नहीं बन पाता है, प्रोटीन बनेगा नहीं तो इसका मतलब डीएनए के बताए हुए ऑर्डर्स या जो भी उसको प्रॉब्लम होनी थी वो आगे पास ऑन हुए ही नहीं।
तो आपकी बॉडी ठीक रह जाती है। इसमें आरएनए भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ये जाके हमारे आरएनए के साथ बाइंड करके और उसको वहीं रोक देता है। अब ये ऐसे जाके बाइंड करके चिपक जाएगा उसके साथ, तो उसका फर्दर प्रोटीन बनने ही नहीं देगा। दूसरा होता है एमआई आरएनए, माइक्रो आरएनए जिनको हम बोलते हैं, ये जाके उसके ऊपर बाइंड करते हैं और बाइंड करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसको नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर फिर प्रोटीन नहीं बनता है। काम एक ही है कि हमको प्रोटीन नहीं बनाना है, बट उसके तरीके डिफरेंट है। तो ये होता है आरएनए साइलेंसिंग, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस एज वेल, आरएनए आई। बस इसके अंदर यही सारा का सारा है। आगे की तरफ नेक्स्ट उसके बाद आते हैं पैन जीनोम। पैन जीनोम, इसके अंदर हमने एशियन राइस का पैन जीनोम कुछ बना के रखा है, हाई फिडेलिटी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके। सिंपल सा आप लोगों को बस इतना सा याद रखना है, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी मतलब डीएनए के अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे, इसको चेक करने की टेक्नोलॉजी है। इसके लिए हमने पैन जीनोम मतलब एक स्पीशीज़ की जितनी भी जीनोम सीक्वेंस की कलेक्शन है वो सारी की सारी आइडेंटिफाई करना। अब जैसे मान लो हम लोग बोल देते हैं कि हमारा जो मैंगो है, मैंगो की देर आर 50 डिफरेंट वेराइटीज़, ओके, 50 वेराइटी हैं। किसी के अंदर सॉफ्टनेस ज़्यादा है, किसी का स्मेल बहुत अच्छी है, किसी का टेस्ट बहुत अच्छा है, कोई शेक बनाने के लिए अच्छा होता है, कोई डायरेक्ट खाने के लिए अच्छा होता है, किसी का कलर बहुत सुंदर होता है, किसी का कलर डार्क होता है, किसी की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। ऐसे बहुत सारी वेराइटीज़ हो सकते हैं जिसके अंदर कुछ कुछ अलग अलग बेनिफिट हो सकते हैं, राइट। तो हमने एक पैन जीनोम सीक्वेंस का प्लान किया है कि हम किसी एक स्पीशीज़ की जितनी भी वेरिएशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, उन सब का डेटाबेस बनाएंगे। समझ में आ गया। जैसे ह्यूमन का ही ले लो, तो हम सारे के सारे ह्यूमन हैं, तो कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की आंखें लाल हैं, किसी की आंखें ब्राउन हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो हम देख सकते हैं विजुअली सबकी बॉडी के अंदर। किसी के बाल बड़े मोटे मोटे थिक होते हैं, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं। इस तरह के जितनी भी वेरिएशंस पॉसिबल हैं एक स्पीशीज़ के अंदर, उन सब का एक डेटाबेस बनाना, उसको हम बोलते हैं पैन जीनोम। नेक्स्ट है एक शुक्र जीन। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, CSIR ने डेवलप किया है CCMB हैदराबाद के साथ। CCMB हैदराबाद के अंदर इन्होंने शुक्र जीन, या फिर शुक्र बोलते हैं हम स्पर्म को, ठीक है। तो हमारे जो CSIR CCMB उन्होंने एक मिस्ट्री को सॉल्व किया है कि किस तरह से हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो इतना ज़्यादा एकदम से फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमारे होते हैं ये पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, जबकि ये बहुत ही रिसेंटली आए हैं। मतलब सबसे पहले जैसे एल्गी आ गया था, ब्रायोफाइट आ गया था, टेरिडोफाइट आ गया था, इवन जिम्नोस्पर्म जो हम पाइन वगैरह के पेड़ देखते हैं, ये सब के सब बहुत पुराने हैं एंजियोस्पर्म से, बट स्टिल एंजियोस्पर्म दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इसी के ऊपर इन्होंने ये किया कि एंजियोस्पर्म ने ऐसा क्या कुछ टेक्निक यूज़ किया था कि वो इतनी जल्दी ग्रो कर गए, ओके। तो ये उनका एक स्पर्म के जो जीन है, जो स्पर्म मतलब प्लांट्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ जीन है जिसको F-box बोला जाता है, ये कंट्रोल करता है। ये हमारे पोलन के अंदर मिलता है, पोलन ग्रेन्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स का स्पर्म पोलन ग्रेन होता है, ओके। वो फ्लावर के ऊपर जाके शेड होते हैं और उससे फिर आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इन्होंने रिसर्च किया है कि किस तरह से पोलन जो है F-box जीन्स को के पोलन के F-box जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग प्लांट जो है अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर पाए हैं, ठीक है। शुक्र एंड इट्स F-box जीन्स इवॉल्व फास्ट, explaining Darwin's abominable mystery of sudden rise and success of flowering plants in evolutionary history, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैंने बताया था कि DNA प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम बोलते हैं ये आएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। ऑल्दो ह्यूमंस के अंदर जैसे 99% तक हमारा DNA ऑलमोस्ट सेम है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बट वो चेंजेस जो हैं वो इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि हम एक सपोज दिस इज़ मी एंड दिस इज़ somebody else, तो यहाँ पे जब हम उनको अलग अलग न्यूक्लियस वगैरह के थ्रू कट कराते हैं हमारे DNA को, तो हमारे DNA के अलग अलग साइजेस के हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है, ओके। अब जो दूसरा पर्सन का हम साइड बाय साइड DNA रन करेंगे तो वो अगर मेरी फैमिली से है तो ज़्यादा क्लोज होगा मेरे, बट स्टिल हर इंडिविजुअल का बिल्कुल डिफरेंट ही होता है अनटिल अनलेस वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है। तो बाकी जैसे ऐसे होगा, ये वाला पार्ट शायद मिस होगा, ये हो जाएगा, ये मिस हो सकता है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पता चल जाएगा
कि ये पार्ट है, ये मिसिंग है, ये पार्ट मिसिंग है। ओके, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल सेम नहीं है, ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ओके, अब फोरेंसिक्स के अंदर जब चेक करते हैं कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट चेक किए, फिर हमने दूसरे बंदे को बुलाया जो उस साइड पे हमको लगता था सस्पेक्ट है, तो हम उसके साथ चेक करके देखते हैं कि बताओ आपका और ये जो फिंगरप्रिंट है आपके यहाँ क्या? वो कहते हैं नहीं मेरे नहीं है। हम चेक करके देखेंगे, अगर वो सेम आ गए तो इसका मतलब उन्हीं के हैं, अगर वो सेम नहीं आए तो इसका मतलब किसी और के हैं। इस तरह से डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग हमने किया जाता है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सेम स्पीशीज़ या सेम इंडिविजुअल है या नहीं। तो हम लोगों ने डीएनए आइडेंटिफिकेशन यूज़ किया है टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स और विक्टिम, जो कि रेड फोर्ट ब्लास्ट केस के अंदर, जो अभी रेड फोर्ट के यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर हमने डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह यूज़ करके चेक किया है कि किन किन लोगों ने किया होगा। अगर उनका डीएनए हमारे डेटाबेस के अंदर होगा तो उससे हमको उन इंडिविजुअल को रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डेटाबेस के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि ये किसका हो सकता है। तभी आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बार चला जाता है गवर्नमेंट के अंदर, तो उसमें आपका डीएनए रिकॉर्ड भी वो रख लेते हैं, और फर्दर कभी भी उनको लगता है तो वो पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड से एक बार उसको रन करके देखते हैं, तब कि पता चल जाएगी कि रिपीटेड ऑफेंडर है तो हमको तभी पता चल जाएगा और हम डायरेक्ट उसको जाके ढूंढ सकते हैं। और अगर कोई नया है तो फिर वही हमको ढूंढ के लेके आना पड़ेगा कि ये कौन हो सकता है। ये इतना ही था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। बाकी इसकी अलग अलग टेक्नोलॉजी वगैरह इन्होंने दे रखी है, उन सब को जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बस इतना काफ़ी होता है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और इसके बारे में जानना है तो यू कैन कमेंट, वहाँ से फिर आई आंसर योर क्वेरीज, जिसको जिस भी तरह का कुछ भी पूछना होगा। नेक्स्ट है जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस इसके नाम से आप लोगों को याद करने की कोशिश करने की हो क्या सकती है। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा बारबरा मैक्लिनटॉक का, कि ये लेडी है जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था जंपिंग जीन्स को। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस डिस्कवरी के ऊपर। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूपीएससी का आप मानो या ना मानो, नोबेल प्राइज़ से तो बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब भी वो कुछ पूछते हैं, कोई टेक्नोलॉजी पूछते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला होता है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने ब्लू एलईडी करके एक बार पूछा था मीन्स के अंदर, ब्लू एलईडी को नोबेल प्राइज़ मिला था कोई 2014-15 के अराउंड। ठीक है, वैसे ही बारबरा मैक्लिनटॉक को नोबेल प्राइज़ मिला था जंपिंग जीन्स के ऊपर। एक बार यूपीएससी ने पूछा था बी डांस के ऊपर क्वेश्चन, जो जिन साइंटिस्ट को बी डांस का जिन्होंने डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था कि हाँ बी इस तरह से मेट करती हैं या इस तरह से काम करती हैं, तो बी डांस वालों को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। ये 1970s के अराउंड पे मिला था। इसलिए एक बार आप नोबेल प्राइज़ की लिस्ट के सारी चीज़ें देख लो कि हाँ किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है, किस चीज़ के ऊपर मिला है, तो भी हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि अगर कभी कोई सरप्राइज़ क्वेश्चन आएगा तो 90% स्टूडेंट्स वोंट नो कि ये कहाँ से आया हुआ है, बट आप उसका थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि ओके ये इस तरह की कोई एक रिसर्च थी जिसके ऊपर हम लोगों को पूछा गया है यहाँ पे। ओके, वैसे ही जंपिंग जीन्स होते हैं कि आपके डीएनए के अंदर, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हम कट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं ना, वैसे ही डीएनए के अंदर कोई पार्ट उठ के इधर चला गया, यहाँ पे जाके लग गया, तो ये या तो यहाँ से कट करके उधर पेस्ट हो गया, या यहाँ से कॉपी हो गया और वहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह के 2-3 तरीके होते हैं जिसकी वजह से हमारी जीन जो है हमारे डीएनए के अंदर इधर से उधर मूव करती रहती हैं। तो अगर ऐसे मूव करते हैं, इनको बोलते हैं जंपिंग जीन्स, कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह जंप करके चलेगी। अब ये जंप कर रही है तो कट भी हो सकता है, यहाँ से कट के वहाँ चली गई, या फिर कॉपी भी हो सकता है कि यहाँ से कॉपी हुआ और वहाँ जाके भी पेस्ट हो गया, तो इससे इससे डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो ये सारी जंपिंग जीन्स होते हैं। इनका दूसरा नाम होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ओके, तो आईसीआर ने पेटेंट किया है ट्रांसपोजन एसोसिएटेड प्रोटीन को, जो कि जीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, जंपिंग जीन्स को ये देखो, दीज आर डीएनए सीक्वेंसेस दैट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन जीनोम, thus affecting the expression of genes. They can do so either by physically cutting या फिर एंड पेस्टिंग देमसेल्फ और बाय कॉपिंग देमसेल्फ। ठीक है, इस तरह से ये काम करते हैं। इसकी वजह से म्यूटेशंस वगैरह बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली जो हमारा जीनोम था उसके अंदर जो सेट एक स्टैंडर्ड तरीका था कि हाँ ये वाली जीन यहाँ पे ही मिलेगी, अब वो जीन कहीं और भी मिलने लग रही है, और इसी को हम म्यूटेशन बोल देते हैं, जो नॉर्मल से अलग हो जाती है। ओके, इन ह्यूमन्स मोर देन 50% ऑफ जीनोम इज़ कम्पोज ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। 50% जीनोम हमारा इस तरह का है कि जो इधर से उधर कॉपी पेस्ट हो सकता है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं
कार्ट थेरेपी, कार टी थेरेपी। ओके, सबसे पहले तो इस चीज़ के बारे में ये वर्ड याद रखना, नेक्स्ट कार 19, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कार सेल थेरेपी है, ठीक है, कार टी सेल थेरेपी है, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनवील किया है तो इसका मतलब ये कितने बड़े लेवल की चीज़ हो सकती है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। तो इसको बताने से पहले मैं एक बार आपको बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर है ना, एक टी सेल होते हैं, एक बी सेल होते हैं। ये कुछ नहीं होते, ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, WBC के टाइप होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है RBC भी होता है, WBC भी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं ब्लड के अंदर। तो RBC का काम ब्लड कैरी करने का होता है, इनका जो है अगर चोट वोट लग जाए तो उसको भरने का होता है, और WBC का काम कोई इन्फेक्शन वगैरह को रोकना, इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करना होता है। WBC के मेन जो सोल्जर्स होते हैं वो होते हैं टी सेल एंड बी सेल। इनके अलावा फिर इसके नीचे नीचे और भी बहुत सारी इनकी फौज होती है पूरी, बट टी सेल बी सेल ये दोनों मेन होते हैं। तो टी सेल का काम होता है कि ये है ना, पहले दुश्मन को आइडेंटिफाई करता है। सपोज़ आपके पूरी की पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे एक छोटा सा फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया, तो आपकी टी सेल उसको ढूंढेगी, ढूंढ के उसको निकाल के और बी सेल को पकड़ा देगी कि ये लो भाई, ये कोई बाहर से आ गया था, लो। और इसके बाद फिर बी सेल इसको ख़त्म कर देगी। ये काम करते हैं। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब कैंसर डेवलप हो जाता है, तो ये जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर कहीं पे कैंसर डेवलप हो गया तो वो बाहर का सेल नहीं है, वो बॉडी का अपना ही सेल है। इसकी वजह से टी सेल इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि भाई ये कौन है। उसको दिख रहा है कि ये डिसीज़ कॉज कर रहा है, ये प्रॉब्लम कॉज करने लग रहा है, बट स्टिल टी सेल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। तुम लोगों में से कौन है जो फॉरेनर है? नहीं जी, हम तो यहीं के हैं। अब अपने घर के ही लोग अगर डिज़ीज़ कॉज करने लग जाएंगे तो उनको निकालना सच में एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन करने लग रहा है ये सब, राइट। तब इसीलिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। हम क्या करते हैं कि हमने देख लिया कि ये कैंसर डेवलप होने लग रहा है, सपोज़ आपके लंग्स के अंदर, ओके। तो लंग्स के अंदर अगर आपका कैंसर डेवलप होने लग रहा है तो आप क्या करोगे, उधर से एक छोटा सा पीस निकालोगे, ठीक है, और अपनी टी सेल को भी निकालोगे, और वो जो पीस जहाँ से आपने कैंसर सेल निकाले उन कैंसर सेल के ऊपर अलग सा कोई देखोगे कि हाँ ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये कैंसर सेल, क्योंकि नॉर्मल सेल से तो अलग होगा कैंसर सेल, राइट। हम लोग देख सकते हैं जैसे नॉर्मल सेल इतना होता है तो कैंसर सेल रिलेटिवली छोटे होते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, इतना प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं होता है वहाँ पर, तो वो छोटे छोटे से होते हैं। इसी तरह के कुछ ना कुछ उसके अंदर मिल जाएगा आपको आइडेंटिफिकेशन। वो आइडेंटिफिकेशन आप टी सेल को बता दो, बाहर लैब के अंदर ही उनको कल्चर करके उसमें एक ये डाल दो कि देखो जी, ये वाले सेल को तुम्हें टारगेट करना है, ओके। टी सेल को अच्छा पहले से उसको एक लीड मिल गई कि ओके इस तरह के सेल को हम मेरे को टारगेट करना है। अब टी सेल को हमने टारगेट करके बता दिया और उसको वापस से बॉडी के अंदर डाल दिया। वो बॉडी में जाके डिवाइड करेंगी और जितनी भी डिवाइड करके आएंगी वो बता देंगी जी हमको इस वाले सेल को भी टारगेट करना है। ये है तो हमारी बॉडी का, बट एक्चुअली यही डिजीज़ कॉज करने लग रहा है। तो टी सेल जाके फिर उनको आइडेंटिफाई करता है और पकड़ के उनको बी सेल को दे के मरवा देता है। ये सारा का सारा काम हमारा कार टी सेल थेरेपी करती है, ओके। कार का मतलब होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक मतलब दो मुँह वाला, ओके, दोगला जिसको हम बोलते हैं, तो वो काइमेरिक होता है। और ये जो है टी सेल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है तो हम बाहर से टी सेल को एक आइडिया दे देते हैं कि जी ये वाले को पकड़ना है आपको, और वो फिर जाके उनको आइडेंटिफाई करता है और फिर जाके उनको ख़त्म कर देते हैं। अब इसके अंदर ये एक वर्ड जो है आप लोगों को याद करना चाहिए, कार्टेमी, ओके। ये नाम जो है शायद एग्ज़ाम में ना पता चले, बट ये कार टी सेल थेरेपी से रिलेटेड है, ओके। ये CDSCO ने अप्रूव कर दिया है इसको, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो, ओके। बाकी हम लोगों ने देख लिया, इसको हम लिविंग ड्रग भी कंसिडर करते हैं क्योंकि ये अपने आप ही आइडेंटिफाई करता रहता है और दवाई की तरह काम करता है बॉडी के अंदर ही। इसको बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है और कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देता है। ये काफ़ी बेटर थेरेपी है इन कंपैरिजन टू कीमोथेरेपी, क्योंकि अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी के अंदर हमारी जैसे यहाँ पे 45 डेज़ का टाइम लग रहा है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, कीमोथेरेपी के अंदर हमारे 6 से 8 महीने मिनिमम लग ही जाता है। ऊपर से इसके अंदर कार टी थेरेपी कैन कीप कैंसर एट बे फॉर लॉन्ग पीरियड्स, रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट साइकिल। हमारी ट्रीटमेंट साइकिल कम हो जाते हैं। नॉर्मली कीमोथेरेपी में 4 से 8 हमारी साइकिल्स लग जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है ये बाल उठ जाते हैं और बॉडी के अंदर और भी बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं। बट ये एक
आयुर्वेदिक की तरह आप बोल सकते हो कि कोई ज़्यादा ये नहीं है हमारे पास, प्रॉब्लम्स नहीं है, इसके अलावा ये काम चल जाता है। बट अगर अच्छे से ना की जाए तो एक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी हो सकता है, साइटोकाइंस वगैरह आ सकते हैं जो कि हमारे ऑर्गन को भी डिसफंक्शन कर सकते हैं। ये है, बट ये ज़्यादा देखा नहीं गया है, बट इसकी पॉसिबिलिटीज़ पहले ये लोग बोलते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो ट्यूमर्स हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं उस एंटीजन टारगेटेड, जो कि कार टी सेल जिस पार्ट को कट करने लग रहा है, जिस पार्ट को आइडेंटिफाई करने लग रहा है ट्यूमर, उसे रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेता है और फिर कार टी सेल भी काम करना बंद कर सकते हैं। कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ चलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। आप सब लोगों ने 3 पेरेंट बेबी के बारे में सुना है? 3 पेरेंट बेबी, ये उस चीज़ से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को एक बार सिंपल सी प्रोसेस फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा ही पार्ट है, लेट्स सी। ये देखो, जब हमारे बॉडी के अंदर जो फीमेल होते हैं, फीमेल एक एग प्रोड्यूस करते हैं, एग सेल, ओके, और मेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म सेल, जो कि इस तरह का एक होता है, राइट। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, दोनों का ऐसे न्यूक्लियस है, ओके। अब यहाँ पे भी एन है, ये यहाँ पे भी एन है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसके बाद ये दोनों पास आते हैं, स्पर्म जो है वो इसके पास आके यहाँ पे फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद स्पर्म की ये बॉडी बाहर रह जाती है, और बचता क्या है कि इसके पास ये छोटा सा न्यूक्लियस अपना डाल देता है, और ये न्यूक्लियस आके यहाँ पे फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ करके जो हमारा नया न्यूक्लियस बनता है दैट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट। ये सिंपल एक प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है जो कि ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है, कि ह्यूमन के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे ही होता है कि नॉर्मल एग होता है फीमेल का और स्पर्म होता है मेल के अंदर, और ये आके फ्यूज़ करते हैं, और मेल बॉडी से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जाता है, और फीमेल बॉडी का न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन होता है वो भी जाता है, ओके। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आपने गोल्जी के बारे में सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट सुना होगा, ठीक है, वैक्यूल वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ओके। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अगर दोनों के दोनों सेल फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये सेल ऑर्गेनेल्स भी तो डबल हो जाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमने क्या तरीका निकाला है कि हम बस न्यूक्लियस हाफ हाफ करके मंगाते हैं, और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एज इट इज़ मदर के यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार केसेस में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफेक्ट होता है मदर के अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है तो जो बेबी बनेगा उसके अंदर भी वही डिफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा, जिसकी वजह से डिफेक्ट बेबी के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इस केस के अंदर ये जो जो फादर है वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी भी है तो भी माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ और सिर्फ मदर का ही ट्रांसफ़र होगा बेबी के अंदर, ओके। तो जब मदर का ही माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र होगा तो हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता कि हम इसकी जगह क्या करते हैं कि 3 पेरेंट बेबी वाला सिस्टम लेके आते हैं। 3 पेरेंट के अंदर क्या होता है कि IVF जो होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि हम जो बाहर कल्चर करते हैं जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, उसमें हम मदर का न्यूक्लियस लेते हैं, फादर का न्यूक्लियस लेते हैं, दोनों को फ्यूज़ कराते हैं, और एक तीसरा जो डोनर सेल लेते हैं, डोनर एक और मदर लेते हैं, जिसके अंदर जो है उसके अंदर से न्यूक्लियस को जो है ना एलिमिनेट कर देते हैं, न्यूक्लियस हटा देते हैं, ख़त्म हो जाता है। जब न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ बचता है ये सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह, ये सारे के सारे गोल्ची बॉडीज़ वगैरह, ER वगैरह, ये सब बचता है, और ये दोनों आके फ्यूज़ होके यहाँ पे प्रॉपर एक न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक। तो इसमें हमारे पास 3 पेरेंट में क्या हुआ, एक हो गया मदर, एक हो गया फादर, और एक थर्ड डोनर जो था उनका हमने साइटोप्लाज्म में यूज़ किया है, ताकि उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे हेल्दी हों, और बच्चे के अंदर फिर वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होने से रुक जाती है और ये बच्चा हेल्दी बनता है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड 3 पेरेंट बेबी। अब यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ क्या होते हैं। यहाँ सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल हुआ है UK के अंदर, जहाँ पे सक्सेसफुली प्रोटेक्ट किया है 8 बेबीज़ को,
8 बेबीज़ को एट हाई रिस्क ऑफ इनहेरिटिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है ये हो जाते हैं जो कि मॉम से ही जाती हैं, मतलब मदर से ही जाती हैं, उसको इन्होंने ठीक कर दिया है थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन या माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT। बस इतना सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता है, उसका अपना DNA भी होता है, उसको हम पावर प्लांट्स भी बोलते हैं, उनका खुद का DNA है। डिजीज़ जो है ये अगर कभी काम नहीं कर रहा तो इनफ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाता, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है इनफैक्ट कई केसेस के अंदर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम किस तरह से 3 पेरेंट बेबी बनाते हैं ये आपने समझ लिया। अब ये देख लो MRT के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियर DNA जो है वो मैन एंड वीमेन से लेते हैं जो कि प्रोस्पेक्टिव मदर होती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एग के अंदर उसको डोनेट करवाते हैं किसी और वीमेन से, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डोनर होती है, ये साइटोप्लाज्मिक डोनर होती है। इसलिए सिंस दिस चाइल्ड विल हैव 3 डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटीरियल्स इट इज़ कॉल्ड 3 पेरेंट बेबी। ओके, सिंपल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होता है? स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, अभी जैसे इसी केस के अंदर देख लो, ये जाइगोट है, राइट। जाइगोट जो है एक सिंगल सेल होता है, बट अब मेरी आपकी अगर हम बॉडी को देखें तो वो मल्टी सेलुलर है, राइट, मल्टी सेल बॉडी है। तो ये इसी जाइगोट के मल्टीपल डिवीजन से बन जाते हैं, ठीक है। इससे 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 16, 16 से 32, ऐसे करके मिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो जो जाइगोट जैसा होगा वैसे ही बाकी सेल अपने आप डिवाइड कर करके बन जाते हैं, ओके। तो अगर हम इस केस को देखें कि ये हो कैसे रहा है, अब आपने नहीं देखा होगा कभी आपको हाथ में चोट लग जाए, राइट, सपोज़ ऊपर से स्क्रैच लग गया, 2-3 लेयर ऊपर से सेल की ख़त्म हो गई, तो धीरे धीरे वहाँ पे थोड़ा सा रिपेयर होगा बॉडी के अंदर और वापस से वो लेयर स्किन की एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है, एज इट इज़ स्किन आके रुक गई है। तो ये जो रिपेयर हुआ है ये किसने किया है? क्या बॉडी के पास क्या सेल थे पहले से ऑलरेडी कि हाँ मुझे यही सेल लगाने हैं इस वाले पार्ट के लिए? अब आप अगर मान लो आपके इंटरनल, जैसे सपोज़ माउथ के अंदर अल्सर हो जाते हैं, वहाँ से कई सारे सेल डैमेज हो गए, तो वहाँ पे हमारे स्किन वाले आउटर स्किन के तो सेल नहीं लगते हैं, वहाँ अंदर के ही सेल लगते हैं। तो जो बॉडी है, बॉडी के अंदर चारों तरफ हर पार्ट के लिए उसके पास एक रिपोजिटरी होती है, इट्स लाइक स्टोर हाउस, कि जहाँ पे जो भी पार्ट ख़राब होता है तो वो सेल एकदम से बनाते हैं कि जी हार्ट के सेल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से कुछ सेल बना के हार्ट की तरफ भेजो, या हार्ट की सेल्स के वहाँ पे ही लाइनिंग जो लगी होती है वही कन्वर्ट करती हैं और सेल्स हार्ट के ही बन जाते हैं। आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो सेल कन्वर्ट होते हैं और लीवर के सेल बन जाते हैं। आपकी स्किन में प्रॉब्लम होती है तो स्किन के सेल बन जाते हैं। इसी तरह से पूरी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल और का रूप ले लेते हैं। तो हमारे पास सपोज़ एक नॉर्मल सेल होता है जिसको हम बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब अभी इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको अभी नहीं पता कि इसको स्किन का सेल बनना है या RBC बनना है या WBC बनना है या हार्ट का सेल बनना है, कुछ नहीं पता। ये एक नया सा बच्चा है। अब इसके बाद चलने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, अभी कुछ नहीं पता, अभी बस ये बच्चा है, ओके। अब हमको जैसे ही नीड पड़ी कि हमको स्किन सेल्स की ज़रूरत है तो हम इसको स्किन में भेज देंगे और ये वहाँ जाके स्किन में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट। अब ये फाइनल हो गया, अब ये स्किन का सेल बन चुका है, बात ख़त्म, ओके। यूजुअली ऐसा ही होता है कि एक बार वो डिफ्रेंशिएट हो गया, ओके, स्किन का सेल बन गया तो ये बन गया, दैट इज़ इट। तो इस सेल को, जो ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, इसको हम बोलते हैं स्टेम सेल, जो किसी भी सेल का रूप ले सकता है, ओके, इसको बोलते हैं स्टेम सेल। अब रिसेंटली एक स्टडी हुई है कि स्टेम सेल जो हमने एडिपोज टिश्यू, जो फैट स्टोरिंग वाला जो टिश्यू होता है, उससे जो सेल निकाले हैं वो हमारी ऑस्टियोपोरोसिस करके जो हमारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली बुढ़ापे में होता है कि हमारी हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, उनका जो कैल्शियम है वो घिस घिस के ख़त्म होने लगता है और हड्डियों के अंदर छेद होने लगते हैं, गड्ढे होने लगते हैं, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस करके की बीमारी होती है, बड़ी एज के अंदर ही आती है, ठीक है। तो हम स्टेम सेल्स के थ्रू जो है इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। ये वाली चीज़ उन्होंने डिस्कवर की है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड या अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो कि सेल्फ रिन्यू हो सकते हैं कितनी भी बार, ओके। तो ये स्टेम सेल काम कैसे करते हैं कि सपोज़ ये एक स्टेम सेल था तो इसको बोला कि स्किन सेल बनाना है, ओके जी, स्किन सेल बनाना है, तो ये एकदम से डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाएगा, ठीक है। एक ये स्टेम करके यहीं पे रह जाएगा और दूसरा स्किन में कन्वर्ट होके आगे चला जाएगा, ओके। तो इससे अब हमारे पास वापस से एक स्टेम सेल रह गया और एक स्किन सेल बना के भेज दिया,
देखिए इससे हमारे स्टेम सेल भी कभी ख़त्म नहीं होते, वो भी रहते हैं, और स्किन सेल भी रिपेयर होते रहते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस में होता है। अब ये स्टेम सेल जो है हमारे कई कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एक इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स IPSCs। तो मैं आपको बेसिक बताऊँ तो देखो, सबसे पहले जो जाइगोट था, राइट, जब फर्टिलाइजेशन के बाद बना था, जाइगोट से पूरा का पूरा ह्यूमन इंडिविजुअल बन गया, एक सेल से पूरा का पूरा ह्यूमन बन गया, राइट। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा पावरफुल सेल होता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम सेल होता है, इसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट, क्योंकि इस एक सेल से पूरा का पूरा इंडिविजुअल पूरा बन सकता है, राइट। इसके बाद फिर मान लो टोटीपोटेंट सेल के बाद थोड़ा सा बॉडी बन चुकी है, तो उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लूरिपोटेंट सेल। प्लूरिपोटेंट ये जो है ना, कम से कम 10-20 टाइप के सेल्स बना सकते हैं, मे बी 50 टाइप्स के सेल बना सकते हैं। इसके बाद प्लूरिपोटेंट के बाद हमारे पास आते हैं मल्टीपोटेंट, जैसे हमारे बोन मैरो के अंदर होता है ब्लड के सेल्स। अब ब्लड के सेल जो हैं 5-7 तरह के जो हमारे ब्लड की सेल्स होते हैं, कि हाँ RBC, WBC, T सेल, B सेल, थ्रोम्बोसाइट्स, और वो इओसिनोफिल्स वगैरह होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ये सारे के सारे सेल्स बना सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपोटेंट। और एक इसके बाद आ जाता है यूनिपोटेंट या मोनोपोटेंट। ठीक है, यूनिपोटेंट के अंदर आपकी जैसे स्किन है, स्किन के अंदर 8-10 लेयर होती हैं, ये वाली एक जो लेयर है नीचे की तरफ, ये रिपेयर करने के लिए है। तो जैसे ही यहाँ पे चोट लगेगी, ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो नीचे से सेल रिपेयर होके ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो बेस लेयर है, बेस लेयर के अंदर यूनिपोटेंट सेल है, जो कि स्किन सेल ही बनाएगा और कुछ बनाता ही नहीं है। अभी चाहे ये कुछ भी नहीं बना रहा है, बट जैसे ही चोट लगेगी तो ये सिर्फ स्किन सेल ही बनाएगा, ओके, डिवाइड करके। तो ये तो यूनिपोटेंट। तो ये हमारे स्टेम सेल जो होते हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं टोटीपोटेंट, उसके बाद होते हैं प्लूरिपोटेंट, प्लूरी के बाद मल्टी, यूनी या मोनो, ओके। इस तरह से टोटीपोटेंट का एग्जांपल जैसे हम देखें तो आप जाइगोट डाल सकते हो। ठीक है, एम्ब्रियो वाला जो होता है ना, एम्ब्रियो की कुछ रीसेंट स्टेज, कि हाँ ठीक है, जाइगोट के बाद थोड़ा एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो की कुछ स्टेजेस तक, जब वो ब्लास्टोमेयर वगैरह हमारा रहता है 3-4 स्टेजेस तक, इन सबको हम टोटीपोटेंट बोल सकते हैं। इसके बाद बन जाता है प्लूरिपोटेंट, जो कि बहुत सारी तरह के बना सकते हैं, बट ये पूरा इंडिविजुअल नहीं बना सकते। बट प्लांट्स के केस के अंदर डिफरेंट होता है। प्लांट्स के अंदर टोटीपोटेंसी बहुत नॉर्मल है। आप छोटा सा कोई भी सेल लो और उसको कल्चर करके आप पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हो। उसके अंदर रूट्स भी बना सकते हो, लीव्स भी बना सकते हो, स्टेम भी बना सकते हो, तो सब कुछ। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, आप हर सेल से पूरा का पूरा इंडिविजुअल नहीं बना सकते। आप उसके लिए मतलब आपको टोटीपोटेंट सेल चाहिए होता है। आप प्लूरिपोटेंसी वगैरह अचीव कर लेते हो ईजिली। अब इसके अंदर यही दिखाया, देखो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल फाउंड इन एम्ब्रियो 3 से 5 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कंटेनिंग एन इनर सेल मास, जो केपेबल ऑफ जनरेटिंग ऑल स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सब कुछ बना सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। दूसरा है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जिसके अंदर हम एक नॉर्मल सेल को रिवर्ट बैक कर देते हैं। सपोज जैसे ये अभी मैंने बताया स्किन सेल था, इसको हमने वापस रिवर्ट बैक किया, ठीक है, लैब के अंदर, कि अब तू वापस से स्टेम सेल बन जा, और तू जो भी हम कहेंगे वही दोबारा से बनाएगा, ओके। इस तरह से हम लोग सेल को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, मतलब बाहर से कुछ हमने किया है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो प्लूरिपोटेंट बन गया, ओके। क्रिएटेड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक जीन्स इनटू सोमेटिक सेल। नॉर्मल सेल के अंदर हमने एम्ब्रियोनिक जीन्स डाल दिए और उससे वो अब एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग गया, रिवर्ट बैक टू ए स्टेम सेल लाइक स्टेट। ठीक, ये होते हैं नॉर्मल। इसके अलावा हमने स्टेम सेल का एक बायो बैंक भी बनाया है, स्टेम सेल बायो बैंक एंड लेबोरेटरी। हमने NIAB जो है हैदराबाद के अंदर, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया, प्रिपेयर किया। आपको इस सब में से सारा के सारा इंपॉर्टेंट जो है ये है नेशनल बायो फार्मा मिशन NBM, जो कि है DBT का और बायरैक का। अब बायरैक के बारे में अगर जानने की कोशिश करो तो ये हमारे कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ, ये एक PSU है, हमारी गवर्नमेंट की कंपनी है, जो कि DBT के अंदर आती है। और DBT आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इतना याद रखने की ज़रूरत है बस। जो भी बायो फार्मा बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी काम होता है वो एक ही PSU संभालते हैं, जो है BIRAC, बायरैक, ओके। नेक्स्ट है फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, फिनोम। अभी इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे जीनोम, सेट ऑफ ऑल द जीन्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द जीन्स। कितनी जीन्स हो सकती है उसको हम बोल देते हैं जीनोम। बट फिनोम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द फिनोटाइप, फिनोटाइप्स।
जीन्स या जीनोटाइप हम बोल सकते हैं। अब जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में क्या होता है ना, जीनोटाइप होते हैं जो आपके जीन्स, मतलब जो आपके डीएनए के अंदर है, कि आपका डीएनए तो भाई ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। बट फिनोटाइप होता है जो आपके एनवायरमेंटल चेंजेस वगैरह की वजह से, आपकी हैबिट की वजह से, जैसे हमने बताया था कि अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो गया और हाथ टूट गया, ठीक है, तो वो आपकी फिनोटाइप है। आपकी जीन्स ठीक है, अभी भी बेबी जो होगा उसके नॉर्मल हाथ ही आएंगे, बट आपका खुद का हाथ टूटा हुआ है, वो आपकी फिनोटाइप है, आप फिजिकली कैसे दिखने लग रहे हो। ओके, अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी देखो, राइट, ठीक है, तो सपोज दो बच्चे हैं जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, बिल्कुल एक जैसा उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, बट वो देखने में किसी के बाल घुंघराले हो सकते हैं या कोई स्ट्रेट करा सकता है, किसी के कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंजेस जो हमको दिखते हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से। सपोज़ एक बहुत ज़्यादा धूप में काम करता है, और उस खेत में काम करता है, दूसरा जो है ऑफिस के अंदर काम करते हैं, तो उनके कलर कॉम्प्लेक्शन के अंदर भी डिफरेंस आ जाएगा, राइट। कौन कौन सा क्या क्या केमिकल्स यूज़ करने लग रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, एक को पता नहीं कौन सी बीमारियां डेवलप कर गया, किसी को मच्छर कहा गया, किसी को नहीं खाया, राइट, तो उनकी बॉडी के ऊपर अलग अलग तरह के निशान हो सकते हैं। ये सारे के सारे फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जो दिखने वाली चीज़ें होती हैं, और जो जीन्स के अंदर होते हैं उनको जीनोटिपिक कैरेक्टर बोलते हैं। ये सिंपल सा है। तो फिनोम इंडिया के अंदर कितनी अलग अलग टाइप की फिनोटाइप मिल सकती हैं। ओके, जैसे वही हम बोल रहे थे कि कितने अलग अलग तरह के कलर के बाल मिल सकते हैं आपको, राइट, आपको कितने स्किन टाइप्स मिल सकते हैं इंडिया के अंदर, ये सारा का सारा फिनोटाइप होता है। ओके, जीनोटाइप मतलब डीएनए, जीन कैसे हैं, और फिनोटाइप मतलब दिखने वाले कैरेक्टर्स। तो लॉन्च अंडर फिनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये यूके बेस्ड बायोमैप है जिसको हमने इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए कस्टमाइज़ करते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरह का है। ओके, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा मुझे तो नहीं लगा है, बट स्टिल अगर आपको याद करना है तो ये याद कर लेना कि ये CSIR का अपना प्रोजेक्ट है। फिनोम क्या है, इज़ द एंटायर सेट ऑफ फिनोटाइप्स इन ए सेल, टिश्यू, ऑर्गन और स्पीशीज़, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टर जो होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, जैसे उनका अपेयरेंस, उनकी डेवलपमेंट या उनके बिहेवियर वगैरह, ये सारा का सारा। फिनोटाइप यूजुअली डिसाइड तो जीनोटाइप ही करता है कि कैसा जीन है, बट उसके अलावा साथ में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस वगैरह भी उस पर एक्ट करता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास और छोटे छोटे से टॉपिक और आ गए हैं, जैसे एक है हमारा बायोकेमिकल मार्कर्स। बायोकेमिकल मार्कर, नाम से ही पता चल जाएगा, मार्कर मतलब कि जो कुछ चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें। जैसे सपोज़ आपके आसपास कोई रिवर है जिसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, आपको कैसे पता पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, कि भाई उसका पानी का कलर चेंज हो चुका है, आपको नहीं दिख रहा क्या कि पानी गंदा हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब पानी का कलर चेंज होना एक मार्कर है गंदे पानी का, राइट। अगर आप उसके अंदर पानी में लाल कलर मिला देते हो, वो लाल हो जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गंदा हो गया ना, तो वो पोल्यूशन का एक इंडिकेटर था, एक मार्कर था। तो वैसे ही बॉडी ने कुछ मार्कर्स बना रखे हैं हमारे ब्लड के अंदर, हमने आइडेंटिफाई किए हैं बायोकेमिकल्स मार्कर, जो कि हेल्प करते हैं हमको डिटेक्ट करने में कि भाई किडनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अगर आपको किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी बॉडी में सर्टेन केमिकल आपके ब्लड के अंदर मूव करते रहेंगे, कि ये वाले केमिकल अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब आप बता सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ हो चुकी है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है बस मार्कर, कि ये मार्कर होते क्या है, मार्कर छोटे छोटे से बायोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि किस तरह की आपकी प्रॉब्लम चल रही है। ये कुछ भी हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर भी हो सकती है, अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, जो कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर आते हैं, जिससे आप बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सी डिसीज़ के रिस्क हैं। जब आप अपना ब्लड चेकअप कराते हो तो वो देखते हैं ना कौन कौन सी डिसीज़ है, वो क्या देखते हैं, वो ये मार्कर ही चेक करते हैं कि अच्छा हाँ ये वाले मार्कर आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर हैविंग प्रॉब्लम विद देयर हार्ट, ठीक है, दे आर हैविंग प्रॉब्लम विद देयर किडनी और लिवर और एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट है नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क। नेशनल बायो फाउंड्री, पहले तो देखो फाउंड्री क्या होता है। फाउंड्री का मतलब होता है एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, जैसे कोई भी फैक्ट्री, ठीक है, फाउंड्री का मतलब फैक्ट्री, सिंपल इतना देख लो। नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क उन्होंने लॉन्च किया था 2025 के अंदर, ठीक है, उसको फर्स्ट एनिवर्सरी हुई है इंडियाज़ बायो E3 पॉलिसी। अब ये बायो E3 पॉलिसी क्या है ये देख लो। बायो E3 का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि बायोटेक्नोलॉजी को हमको यूज़ करना है इन सारे पर्पज़ के लिए। तो एक नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क बनाया जिसके अंदर हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे डिज़ाइंस हैं, कुछ भी हमने इंजीनियर किया है, कुछ DNA सिंथेसिस करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, जो हम कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई थी बायो E3 पॉलिसी, ठीक है। जीन एडिटिंग, हाई थ्रूपुट बायो मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो, ये बायो मैन्युफैक्चरिंग वाला याद रखना बायो फाउंड्री के अंदर, ओके।
ये हमारा जो पॉलिसी है बायो E3, ये लॉन्च्ड बाय DBT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एम टू रेवोल्यूशनराइज बायो मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स हो गया, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी प्रोजेक्ट, डीप प्रोजेक्ट, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, डीप प्रोजेक्ट। अब ये CSIR CCMB इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। CCMB जो है हमारा हैदराबाद के अंदर है, इन्होंने स्टार्ट किया है डाइवर्स एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक बताया था जो DNA से RNA बन रहा है, राइट। RNA के अंदर या RNA बनने से पहले कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे DNA ने जो बनाया है mRNA, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे ताकि आगे जो प्रोटीन बनेगा वो आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये क्या प्रोटीन बना है। DNA तो कुछ और बता रहा था, ये तो बन कुछ और गया है, राइट। तो ये जो बीच में चेंजेस हुए इनको बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस, जो एक्चुअली जीन में नहीं थे बट बाहर बॉडी ने अपने आप किए, एक टैक्टिक्स की तरह, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था मैथिलेशन, एडिनाइलेशन, ये सारी तरह के चेंजेस करते हैं। तो डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप ये हमने किया है कि हमारी बॉडी, ठीक है, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड ये सब आइडेंटिफाई कर रही है कि हमारा कैसे, हाउ योर बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट कैन कॉज चेंजेस दैट अफेक्ट द वे योर जीन्स वर्क। तो आपका जो बिहेवियर है या आपका आसपास का एनवायरनमेंट है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है आपके जीन्स को, ठीक है, कि आपकी ये एपिजेनेटिक जो चेंजेस होने लग रहे हैं इसको किस तरह से काम किया जा सकता है। अब ये एपिजेनेटिक चेंजेस जो होते हैं ये इनहेरिटेबल नहीं होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं कि हाँ ठीक है, अब उस एनवायरनमेंट में नहीं हो। सपोज आप बहुत गर्मी में बैठे हो तो आपकी बॉडी का जेनेटिक मेकअप कुछ और काम करने लगेगा कि भाई इस गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हीट शॉक प्रोटीन्स वगैरह रिलीज़ करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। अगर आप इतनी गर्मी में नहीं बैठे हो तो आपकी बॉडी डिफरेंट तरह के केमिकल्स रिलीज़ करेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल टैनिंग का देख सकते हो। जब टैनिंग होती है बॉडी का, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हाई हीट से बचने के लिए। अब आप जैसे ही हीट से निकल जाते हो या सर्दी के अंदर होते हो तो टैनिंग नहीं होती है, राइट, इतनी ज़्यादा। तो वो सारा का सारा एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं, वो रिवर्सिबल होता है। देखिए इस तरह से याद किया करो सब एग्जांपल्स को, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अपने घर वाले तरीके वाले एग्जांपल्स याद करने की कोशिश किया करो, उससे चीज़ें याद भी रहती हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता उसके राइट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। इसके बाद हम कभी इसके साइंस के क्वेश्चंस भी करेंगे, UPSC में जो पहले भी पूछे हैं वो सारी चीज़ें भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।